हेलो एवरीवन, मेरा नाम है केशव। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया कवर कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में एंग्लो मराठा वार। ये एंग्लो मराठा वार का लेक्चर 2 है। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। एंग्लो मराठा वार का फर्स्ट पार्ट, ये उसका सेकेंड पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे सेकेंड और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर्स को। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत सारे ट्रीटीज देखने को मिलेंगी, किस तरीके से मराठा वॉर पूरा का पूरा इतना बड़ा अंपायर डिक्लाइन हो जाता है, खत्म हो जाता है और अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें देखेंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशंस। और आप चाहें तो फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑब्वियसली पिछले वाले वीडियोस में देखे थे कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी ट्रीटीज हम लोगों ने देखी थी। ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ था, पुरंदर हुआ था और सालवाई हुई थी। जिस तरीके से फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और बहुत सारे पेशवाज आए थे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर कि सेकंड एंग्लो मराठा वार पहली बात तो होता क्यों है। ठीक है, सेकंड एंग्लो मराठा वार जो होता है वो ऑलमोस्ट 20 साल के बाद होता है। जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था उसके ऑलमोस्ट, यानी कि ट्रीटी ऑफ सालवाई जो हुई थी उसके ऑलमोस्ट 20 साल बाद होता है ये। ठीक है, ट्रीटी ऑफ जो सालवाई हुई थी 1782 में हुई थी। ठीक है, 1782 की बात थी, उसके अंदर ट्रीटी ऑफ सालवाई हुई 1782 में। ठीक है, और ये जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार होगा ये 1803 में होगा, 1803 के अंदर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं, ऑलमोस्ट एक 20 रफली कह सकते हैं कि 20 साल का एक गैप था। तब तक पूरा साइलेंट था, कोई भी ना इंग्लिश इंटरफेयर कर रहे थे मराठास के अंदर, ना ही मराठास इंटरफेयर कर रहे थे इंग्लिश के अंदर। ठीक है, इंग्लिश भी अपना काम कर रहे थे, उनका भी एक्सपेंशन हो रहा था और यहाँ एक तरफ जो है मराठास का भी अपना ठीक ठाक चल रहा था अंपायर। ठीक है, लेकिन जैसे फर्स्ट मराठा वार हुआ था वैसे ही सेकेंड मराठा वार भी होता है, सिमिलरली सेम सर्कमस्टांसेस के ऊपर। ठीक है, क्या होता है कि पेशवा, देखिए सुनिएगा ध्यान से, पेशवा माधवराव नारायण, ठीक है, वो सुसाइड कर लेते। ये वही पेशवा हैं नारायण राव के बेटे। ठीक है, नारायण राव ऑब्वियसली आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था, पेशवास के बारे में बताया था कि क्या होता है कि माधव राव के बाद नारायण राव उनके भाई बैठते हैं और उनको मरवा देते हैं रघुनाथ राव। ठीक है, और वो इलीगली बैठ जाते हैं पेशवा की गद्दी पर। तो होता यूं है कि वो तब तो छोटे रहते, उन नारायण राव के उनका एक बेटा होता है। ठीक है, सवाई माधव राव उनका नाम रखा जाता है। सो बेसिकली जो उनका बेटा होता है वो बेटा दिन बाद बड़ा हो जाता है, उनका नाम पेशवा माधव राव नारायण रखा था। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये बड़े होते हैं, जैसे धीरे धीरे ये बड़े हुए, तब तक गद्दी कौन संभालता है, तो नाना फडणवीस, बड़ा भाई कॉन्स्पिरेसी के जो हेड होते हैं। ठीक है, तो मराठा चीफ्स जो होते हैं उनमें से जो सबसे हेड होते हैं वो नाना फडणवीस होते हैं। यहाँ बैठे हैं नाना फडणवीस। ठीक है, इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ बैठे नाना फडणवीस। सो बेसिकली क्या होता है कि नाना फडणवीस संभालते हैं। तो नाना फडणवीस जो ये संभाल रहे हैं सेकेंड क्या बोलते हैं, इनके जो पेशवा के बिहाफ, अब पेशवा बड़े हो गए, पेशवा तो माधवराव नारायण बैठ गए ठीक गद्दी पे। लेकिन क्या होता है कि इनको ना कुछ संभलता ही नहीं इनसे। इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है, नाना फडणवीस का जो है इतना ज़्यादा पकड़ होता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि नए जो पेशवा बैठते हैं माधव नारायण राव, इनसे कुछ भी संभलता नहीं है। ठीक है, इनसे नहीं संभलता, जिसकी वजह से क्या होता है ये सुसाइड कर लेते हैं, कमिटेड। अब जाहिर सी बात है, अगर पेशवा जो है, मैंने ऑलरेडी बताया कि पेशवा जो होता है, जो पोस्ट था वो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट था। अब पेशवा प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठ करके उनकी कोई बात मान ही नहीं रहा होगा तो उनके वहां बैठने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, उनको इसी गिल्टी की वजह से वो क्या होता है कि खुद को सुसाइड कर लेते हैं, तो पुणे में। ठीक है, वो सुसाइड कर लेते हैं। अब क्या होता है कि सुसाइड करने के बाद उनको मौका मिलता है रघुनाथ राव के बेटे को। ठीक है, रघुनाथ राव के बेटे को मौका मिलता है कि वो गद्दी पे बैठते हैं। ठीक है, जिनका नाम रहता है बाजीराव सेकंड। ये सिर्फ नाम पे मत जाइएगा, बाजीराव फर्स्ट जो थे बहुत ही ज़्यादा काबिल थे पेशवा, लेकिन बाजीराव जो सेकंड है वो एकदम वर्थलेस है। ठीक है, अब ये बैठ जाते हैं।
बाजीराव सेकंड बैठ जाते हैं, जो वर्थलेस रहता है, रघुनाथ राव के ये बेटे होते हैं। ठीक है, नाना फडणवीस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि फिर से इंटरफेरेंस हो रहा है रघुनाथ राव का, क्योंकि वो तो अंकल थे ना माधव राव के, वो नारायण राव के वो अंकल थे। ठीक है, अब ये फिर से अपने बेटे को बैठा देते हैं, बैठ तो जाते हैं ये, बट इनसे कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है, ये बस नाम के पेशवा बनते हैं। ठीक है, नाना फडणवीस जो है इनके चीफ बनते, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ठीक, नाना फडणवीस इनके चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इंग्लिश को अपॉर्चुनिटीज मिलती है क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा वर्थलेस होते हैं। ठीक, अब कोई ऐसा पेशवा बैठा हो जो लायक ही ना हो, तो इससे क्या होता है कि फ़ायदा होता है इंग्लिश को यहाँ फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। इंग्लिश इंटरफेयर करने का बस मौका अब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इंटरफेयर करने का, क्योंकि नाना फडणवीस जो थे ना, नाना फडणवीस फिर भी जब तक थे, देखिए क्या होता है कि नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नाना फडणवीस जो है 1800 में नाना फडणवीस जो है उनकी मौत हो जाती है। ठीक, नाना फडणवीस की जो मौत हो जाती है, तो अब ब्रिटिश को ना डायरेक्ट एंट्री करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, मराठास के पूरे टेरिटरी में, मतलब उनकी पॉलिटिक्स में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, हर जगह। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही डेथ हो जाता है नाना फडणवीस का, ठीक है, ब्रिटिश को एक एडवांटेज मिलता है। क्या होता है कि 1 अप्रैल ठीक है, 1 अप्रैल 1801 की बात है। ठीक है, 1 अप्रैल 1801 की बात है। यहाँ क्या होता है, पेशवा जो है बाजीराव सेकंड एक बहुत बड़ा काम करते हैं कि बिट्ठू जी को मरवा देते हैं। ये बिट्ठू जी कौन है भाई? तो ये बिट्ठू जी जो है यशवंत राव, यानी कह सकते, यहाँ बहुत सारे हिस्टोरियन को यशवंत राव भी कहते हैं या फिर जशवंत राव कहते हैं, जशवंत राव के भाई रहते हैं। ठीक है, जो होलकर से हैं, होलकर से, ये सारे मराठास हैं, मराठा चीफ्स हैं। ठीक है, उनमें से होलकर से, होलकर में बहुत ही पावरफुल वहाँ के चीफ होते हैं जिनके भाई बिट्ठू जी को मरवा देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये बात जशवंत को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो क्या करते हैं कि अटैक कर देते हैं। ठीक है, अटैक करते हैं बाजीराव सेकंड को। तो बाजीराव सेकंड क्या होता है, हेल्प मांगते हैं किनसे? सिंधिया से। तो अब देखिएगा क्या होगा कि एक तरफ सिंधिया, ठीक है, एक तरफ सिंधिया और बाजीराव रहेंगे। ठीक है, बाजीराव सेकंड और सिंधिया एक तरफ। अब आपस में ही लड़ना स्टार्ट हो गया इनका। पहले क्या था कि ब्रिटिशर्स से लड़ाई होती थी, अब ये आपस में ही लड़ाई स्टार्ट हो चुका है कि बाजीराव सेकंड, ठीक है, बाजीराव सेकंड और सिंधिया एक तरफ है, और होलकर्स की तरफ से कौन है? तो जशवंत राव, वो एक तरफ है। ठीक है, अब क्या होता है कि 25 अक्टूबर 1882 को क्या होता है कि जशवंत राव जो है डिफीट कर देते हैं इनकी कंबाइंड आर्मी को। ठीक, कंबाइंड आर्मी को डिफीट कर देते हैं। कहाँ? तो हट्सपर में। ठीक है, जो पुणे के पास है। ठीक, और क्या होता है कि विनायक राव को गद्दी पे बैठा दी जाती है, जो अमृत राव के बेटे होते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि बाजीराव सेकंड को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब होता ही हो कि बाजीराव सेकंड जो है पेशवा होते हैं, उनको पेशवा की पद से हटा दिया जाता है, विनायक राव जी को बैठा दिया जाता है। ये बात बाजीराव सेकंड को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो चले जाते हैं दौड़ते हुए, सीधा पहुंच जाते हैं इंग्लिश के पास कि अब हमारी मदद कीजिए। ठीक है, इंग्लिश कहते हैं भाई हम क्यों मदद करें आपकी, उसके बदले हम लोग को कुछ चाहिए। इंग्लिश तो मौका, वो तो बैठे हुए मौका ही ढूंढ रहे थे कि ठीक है बाजीराव सेकंड अब बैठे हैं, तो अब ये तो भाई काबिल तो है नहीं कुछ खास, कुछ ना कुछ मौका तो मिलेगा ही हमें। डायरेक्ट पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे ही पहुंचते हैं बाजीराव सेकंड इंग्लिश के पास, इंग्लिश सीधा एक ट्रीटी का बात रख देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ट्रीटी कर लेते हैं हम लोग, ट्रीटी ऑफ बसीन कर लेते हैं। ठीक है, ट्रीटी ऑफ बसीन कर लेते हैं 1802 में। ठीक, इस ट्रीटी के तहत छोटे छोटे हमारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं, उसके बदले आपको हम पेशवा पद आपका मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। पेशवा पद मेंटेन करने में हेल्प में क्या करेंगे भाई, तो आपको 600 ट्रूप्स दे देंगे, जो पूरा नेटिव होगा, पूरे मॉडर्न वेपन से लैस होंगे। ठीक है, आप अपना पेशवा पद मेंटेन कीजिएगा, बदले में हमारे ट्रीटीज के छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड एंग्लो मराठा वार बेसिकली यही है कि क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हो गई। अब ये ट्रीटी ऑफ बसीन जो है अकेले पेशवा साइन करते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट जितने भी मराठा के चीफ्स होते हैं उन सब पर देखने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंगली सब पर देखने को, अब सबके सब
इस बात से बहुत ज़्यादा खफा होने वाले हैं कि ये क्या हो गया, मतलब मराठास की इंडिपेंडेंस जो है पूरी की पूरी ख़त्म होने वाली है। ये बहुत बड़ी गलती होती है और बाजीराव सेकंड को बाद में इसके लिए बहुत ज़्यादा पछताना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रीटी ऑफ बसीन के बारे में थोड़ा समझते हैं कि ट्रीटी ऑफ बसीन जो हुआ, तो कहते हैं कि ये इस ट्रीटी ऑफ बसीन जो था, इसने क्या किया था, इंग्लिश को इंडिया की चाबी दे दी थी। ठीक है, देखिए ऑलरेडी मैंने बताया कि ट्रीटी ऑफ बसीन जो है ना, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही बेकार ट्रीटी थी। इससे मराठास जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म से हो गए। ठीक है, स्टार्ट यहीं से हो जाती है और मराठास के एंड होने की। ठीक है, देखिए इस ट्रीटी में क्या था, सबसे पहला चीज़ ये था कि 6000 ट्रूप्स जो दे इंग्लिश दे देंगे इनको। ठीक है, बाजीराव सेकंड को, ठीक है जाइए अपना मेंटेन कीजिए, आप आराम से अपना पेशवा बन के रहिए, बाकी जो है हम लोग देख लेंगे। ठीक, उसके साथ साथ ये तो इंग्लिश की तरफ से मिल रहा है, आप हमें इसके बदले क्या दीजिएगा, तो आप हमें एक ऐसी ट्रेटरीज दीजिएगा जिससे कम से कम हम लोगों को 26 लाख रुपए का इनकम हो जाए, सालाना इनकम हो जाए। ठीक, उसके बाद क्या है कि हमें सूरत चाहिए, सूरत, बिल्कुल सूरत चाहिए, क्योंकि ये पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी मिलेगा तभी तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ट्रेड इनका तो ट्रेड, इनको सब कुछ ट्रेड ही था, तो ट्रेड इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इन्होंने सूरत मांग लिया। ठीक है, इन्होंने और क्या बोला कि चौथ, आप जहाँ जहाँ निज़ाम ऑफ हैदराबाद का जो था एरिया था, वहाँ जहाँ जहाँ आपने चौथ लगा के रखा है उन सबको हटा दीजिए। ठीक है, वहाँ से अबॉलिश कर दीजिए। उसके बाद क्या था कि इन्होंने एक और चीज़ कहा कि आप पेशवा, ठीक है, पेशवा पद पे कोई भी रहे, जो पेशवा पद होगा वो कोई भी ट्रीटी करेगा, कोई भी समझौता करेगा, कोई भी डिसीजन लेगा, ठीक है, अपने ही चीफ्स के साथ ही क्यों ना हो, चाहे वो निज़ाम के साथ हो, चाहे वो अपने ही चीफ्स के साथ हो, उसके अंदर इंग्लिश की एंट्री मस्ट है। इंग्लिश वहाँ पे होंगे, उन्हीं के सामने होगा जो भी होगा। ठीक है, छठी चीज़ की बात ये कही कि इन्होंने ये बोली कि आप जो है किसी भी यूरोपियन नेशन के साथ, ठीक है, कोई भी उनको समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, उनके साथ कोई भी समझौता ना, उनको काम पे रखेंगे ना उनके साथ व्यापार करेंगे, कुछ भी नहीं। सातवां चीज़ ये है कि जो भी रिलेशन होगा, तो रिलेशन आप उनके साथ बना तो सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए आपको हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, सातवां चीज़। तो ये ट्रीटीज थी, ट्रीटी ऑफ बसेन। अब ये इतनी ज़्यादा ट्रीटी, ऐसी ट्रीटी क्रिएट हुई कि ये पूरे के पूरे मराठास को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, इतना ज़्यादा इफेक्ट करेगी कि मराठास जो है ना, इस चीज़ के कारण पूरा का पूरा अपना अंपायर जो था, पूरा कॉन्फेडरेसी थी मराठा कॉन्फेडरेसी, वो बर्बाद हो जाएगी, सिर्फ एक पेशवा जो है बाजीराव सेकंड के कारण, क्योंकि वो खुद को पेशवा बने रहना चाहते थे। ठीक है, खुद को पेशवा बने रहना चाहते थे, जिसकी वजह से क्या होगा कि पूरा का पूरा ये कॉन्फेडरेसी ही खत्म होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक फोटो था, सॉरी हम बताना भूल गए, ये देखिए इस तरीके से ट्रीटी ऑफ बसेन हो रही है, बाजीराव सेकंड यहाँ बैठे हैं। ठीक है, बाजीराव सेकंड बैठे हैं और इंग्लिश के साथ ट्रीटी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये ट्रीटी होती है, ये इनको गुलाम बना देती है। ठीक है, ना सिर्फ बाजीराव सेकंड को, बाकी जितने भी मराठा के चीफ होते हैं उन सब पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट हो जाता है, सिंधिया और भोसले ये भी जो भी होते हैं, इन लोग का इंडिपेंडेंस कह सकते हैं कि खत्म हो जाता है। सिर्फ सिंधिया और भोसले का नहीं, जितने भी होलकर्स हो गए, गायकवाड्स हो गए, सबका क्या होगा कि यहाँ से इंडिपेंडेंस खत्म होगा। ठीक है, क्योंकि सबके सब तो ऑब्वियसली पेशवा के नीचे ही आते हैं ना, तो सबका इंडिपेंडेंस खत्म होने वाला है। ठीक है, अब क्या होता है कि इनकी जो ट्रीटी थी, ट्रीटी की वजह से क्या होता है कि इनका सबका इंडिपेंडेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, दो चीफ्स जैसे कि सिंधिया और भोसले, ये क्या करते हैं अपनी इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए, ठीक है, प्रिपेयर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इंग्लिश के खिलाफ वॉर। ठीक है, वॉर तो करते हैं, उनसे लड़ाई तो करते हैं, लेकिन आर्थर विल्सले, ठीक है, इंग्लिश की तरफ से रहते हैं आर्मी के हेड आर्थर विल्सले, वो क्या करते हैं इनको डिफीट कर देते हैं, कंबाइंड आर्मी जो होती है सिंधिया और भोसले की। ठीक है, और फोर्स करते हैं कि इनको भी कि सेपरेट ट्रीटीज आप भी करिए। ठीक है,
पेशवा ने तो किया ही था, आप भी अलग से एक और ट्रीटी साइन कीजिए, ठीक है। उसके बाद 1804 में जसवंत राव होलकर्स की तरफ से ये अकेले क्या करते हैं कि ये अकेले फिर से एफर्ट लगाते हैं, एफर्ट लगा करके जितने भी इंडियन रूलर्स होते हैं उनको साथ मिला करके इंग्लिश पे अटैक करते हैं, ठीक है। अटैक तो करते हैं बट इनका भी अटेम्प्ट जो है अनसक्सेसफुल रह जाता है। अब मराठास जो है पूरी तरीके से टूट चुके हैं, ठीक है। मराठास जो है गुलाम बनने जा रहे थे। जब इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब सिंधिया भी अटैक करते हैं, भोसले भी अटैक करते हैं, फिर होलकर्स भी अटैक करते हैं, तो अब इंग्लिश जो है सबसे अलग अलग ट्रीटी साइन करवाते हैं, ठीक है। भोसले से ट्रीटी साइन होती है वो देवगांव में होती है, ठीक है, देवगांव में 1803 में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि सिंधिया से जो ट्रीटी साइन होती है वो भी है आपका, देखिए, डिफीट सिंधिया से देवगांव में, ठीक है। इसके बाद ट्रीटी हो गई सुराजन गांव में, ठीक है। फिर उसके बाद होलकर से जो ट्रीटी साइन होती है वो होता है राजपुर घाट में, ठीक। तो इस तरीके से तीनों से अलग अलग ट्रीटी साइन करवा ली जाती है। और अब जो है ऑब्वियसली ये सब मेन पावर्स थे, ये सारे के सारे जो है गुलाम बन चुके हैं इंग्लिश के अंडर में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इंग्लिश का इन्फ्लुएंस मराठा से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की। तो ये तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर था। सेकेंड एंग्लो में आपने देखा कि ना लड़ाई लड़ते हुए भी इंग्लिश जो है किस तरीके से ट्रीटी साइन करके इन पे हावी हो जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली सिंधिया और होलकर्स इन लोगों ने तो लड़ाई लड़ा, लेकिन ट्रीटी ऑफ बसीन कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और कितनी ज़्यादा इन लोगों को मतलब कह सकते हैं गुलाम बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है ट्रीटी ऑफ बसीन का, ठीक है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि इन पे जो है ये सब ट्रीटीज आ गई थी, तो अब इनका तो मतलब मराठास तो ऑलमोस्ट उनकी पावर एकदम छिन गई थी, ठीक है। पहले क्या था कि पिंडारीज हुआ करते थे। पिंडारीज क्या थे कि पिंडारीज जो है मराठा की आर्मीज में क्या होते थे कि मराठा की आर्मीज में ये लोग मर्शनरीज थे, ठीक है। आतंकवादियों कह सकते हैं, आतंकवादी मतलब एक तरीके से आतंकवादी नहीं, इनमें आर्मीज में ये लोग होते थे और आर्मी को हेल्प करते थे। जब भी मराठास लड़ाई करते तो आर्मी को हेल्प करते थे, ठीक है। इनको क्या पिंडारीज को बदले में क्या मिलता था, इनको जॉब मिल जाता था, इनको काम मिलता था, इनके पास पैसा होता था, तो ये लोग भी काम करते थे। पिंडारीज बेसिकली क्या होते हैं कि बहुत सारे कास्ट और क्लास से बने हुए लोग होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे अब मराठास कमज़ोर होते गए तो पिंडारीज को क्या हुआ कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इनका कम होता चला गया, ठीक है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इनको मिलने नहीं लगा, तो इन्होंने क्या कर दिया कि प्लंडरिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। प्लंडरिंग स्टार्ट किया आसपास के नेबरिंग कंट्रीज में, जिसके अंदर कंपनी भी शामिल है। आसपास जितने भी तो कंपनी थी सब जगह तो मराठास के आसपास जो है कंपनी ने कब्जा करके रखा था, तो कंपनी के एरिया में भी ये लोग प्लंडरिंग स्टार्ट कर दिए, ठीक है। इंग्लिश ने इस चीज़ के लिए मराठास को चार्ज किया कि आप जो है पिंडारीज को शरण दे के रखे हैं, इसकी वजह से हम लोग को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है। आमिर खान, करीम खान और चिंटू ये सब जो है पिंडारीज के मेन लीडर होते हैं। तो आमिर खान और करीम खान ये सब तो सरेंडर कर देते हैं जब इंग्लिश के खिलाफ आगे रिटेलिएट करते हैं, तो लेकिन चिंटू खान जो है भाग जाता जंगलों में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बसीन जो था, ट्रीटी ऑफ बसीन इतना ज़्यादा मराठास की पावर को कम कर दिया था कि मराठास जो है इनके खिलाफ जो है अकेले अकेले नहीं लड़ सकते थे, ठीक है। इनकी इंडिपेंडेंस को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। लॉर्ड हास्टिंग जो है पिंडारीज के खिलाफ एक्शन लेते हैं, ऑब्वियसली मैंने बताया कि एक्शन लेते हैं, और एक्शन लेकर के इन लोग क्या करते हैं कि पिंडारीज को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, ठीक है। जब पिंडारीज को सरेंडर करने के लिए कहते हैं और उनके खिलाफ जब एक्शन लिया जाता है इंग्लिश के द्वारा, तो मराठास को कहीं ना कहीं ये बात लग जाती है कि उनकी सोवर्निटी के खिलाफ है ये। पिंडारीज कहीं ना कहीं तो आर्मीज को हेल्प करते थे ना, जब टाइम था मराठास का तो उनकी हेल्प करते थे, लेकिन क्या होता है कि अब जो है पिंडारीज को ही मार रहे हैं, पिंडारीज पे ही अटैक हो रहा है इंग्लिश के द्वारा, तो कहीं ना कहीं मराठास के ऊपर ही ये अटैक है, ठीक है। इस चीज़ को लेकर के मराठास फिर से एकजुट होते हैं, यूनाइट होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। बाजीराव सेकंड को इस बार
लगता है कि नहीं, हमने बहुत बड़ी गलती की ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करके, हम लोग को कुछ करना चाहिए, सब मिल करके अटैक करते हैं और इंग्लिश को जो भी ट्रीटी ऑफ बसीन के तहत जितना भी बात हुई थी उन सब चीज़ों को ख़त्म करके हम लोग फिर से अपना कॉन्फेडरेसी को लाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कुछ भी इससे होने वाला नहीं है, तब तक इंग्लिश का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इंग्लिश का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ चुका था। तो होता यूँ है कि पेशवा जो है अटैक करते हैं। ठीक है, पेशवा अटैक करते हैं। इसकी एक चीज़ समझिएगा, अटैक करने से पहले एक चीज़ समझिएगा कि क्या था कि अगर इंडिया का मैप देखें हम लोग तो यहाँ पर मैसूर था। ठीक है, मैसूर था। ठीक, उसके बाद क्या था कि हैदराबाद था और यहाँ मैसूर था। ठीक है, और यहाँ पर मराठास की कॉन्फेडरेसी थी। ठीक, तो मराठास यहाँ थे और यहाँ थे हैदराबाद के। ठीक है, और ये मैसूर हो गया। तीनों तरफ से क्या था, तीनों जगह में क्या था कि इंग्लिश के फोर्सेस पूरे के पूरे भरे पड़े थे। इंग्लिश के फोर्सेस भरे पड़े थे। तो जो पूरा पार्ट है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मराठास है, यहाँ भी इंग्लिश इन्फ्लुएंस है, यहाँ भी इंग्लिश का फोर्सेस है, और यहाँ पर जब सब्सिडरी अलायंस साइन हुआ था तो इनके मराठास के जो गढ़ है वहाँ पर भी क्या था कि इंग्लिश फोर्सेस को मेंटेन किया गया था, उनको रखने की। जितने भी जाते थे, अब ट्रीटी ऑफ बसीन भी है तो उसके अंदर फोर्सेस ही तो मांगा था इन लोगों ने कि हमें इतने 6000 फोर्सेस चाहिए, तो यही फोर्सेस हैं। ठीक है, अब इंग्लिश के फोर्सेस हर जगह फैले हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश के फोर्सेस हर जगह फैले हुए हैं। अगर उनको किसी पे अटैक करना है, रेड करना है, तो वो ईजिली रेड कर सकते हैं बिना टाइम बर्बाद किए, क्योंकि उनके जितने भी फोर्सेस है ऑलरेडी उस जगह पर खड़े हैं। ठीक है, तो होता यूँ है कि पेशवा अटैक तो करते हैं, पेशवा अटैक करते हैं ब्रिटिश के रेसिडेंसीज पर पूना में। ठीक है, ब्रिटिश के रेसिडेंसीज पूना में अटैक करते हैं। ठीक है, अब अटैक करते हैं वहाँ पर, उसके साथ साथ अप्पा साहेब, ठीक है, अप्पा साहेब हैं, वो अटैक करते हैं, वो नागपुर के होते हैं और अटैक करते हैं नागपुर के रेसिडेंसी में। ठीक है, अब होलकर्स जो है प्रिपेयर होते हैं मराठास के साथ कि अटैक किया जाएगा, बट ऑलमोस्ट इनके एलिमेंट्स जितने भी होते हैं जो इनको जीत दिलाते थे वो सब बर्बाद हुई। इनकी पावर जो है इतनी कम हो चुकी है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशन मराठास की बहुत ही ज़्यादा एकदम कमज़ोर हो चुकी है, अब वो लड़ नहीं सकते उतना। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जशवंत राव की डेथ जब हो जाती है तो और ज़्यादा होलकर्स भी कमज़ोर हो जाते हैं। उसकी जगह पर तुलसीबाई बैठती हैं। तुलसीबाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट वुमेन होती हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बट उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं, उनके ही लोग जो होते हैं, वो उनको काम करने नहीं देते अच्छे से। अनवर्दी मेंस, जिसमें बलराम सेठ और आमिर खान है। ठीक है, ये लोग जो है और भोसले, इनको काम करने नहीं देती हैं। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि होलकर्स भी, उनका भी इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा है। ठीक, अब क्या होता है कि ग्वालियर के सिंधिया भी जो है कमज़ोर हुए पड़े हैं, होलकर्स भी हैं, भोसले भी हैं, ये सब तो कमज़ोर हुए पड़े, तो लड़ेगा कौन? पेशवा तो ऑलरेडी क्या बोलते, बाजीराव सेकंड है, वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि कुछ भी उनसे नहीं होने वाला। तो ये पूरा का पूरा मराठा कॉन्फेडरेसी मेंटेन वापस फिर से नहीं होने वाला। ठीक है, सबके सब यहाँ पर गुलाम बनेंगे। ठीक, पेशवा जो है अपनी अथॉरिटी को मेंटेन फिर से नहीं कर पाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे होता क्या है। ये तो कोर्स ऑफ वॉर हुआ, रिजल्ट ये होता है कि लड़ाई तो छेड़ देते हैं हम इंग्लिश के खिलाफ, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला। रिजल्ट में यही होता है कि अलग अलग तरह की ट्रीटीज़ हो जाती हैं। अब जितनी ट्रीटीज़ थी और ज़्यादा ट्रीटीज़ उन पर लाद दी जाती हैं। पेशवा जो है डिफीट हो जाते हैं खिड़की में। ठीक है, भोसले जो है ये भी डिफीट हो जाते हैं। ठीक है, सिताबुल्दी में। होलकर्स भी जो डिफीट हो जाते हैं माहितपुर में। ठीक है, अब उसके बाद अलग अलग जगहों पर ट्रीटीज़, पेशवा से ट्रीटी कर दी जाती है पुणे में। ठीक, फिर उसके बाद ग्वालियर और सिंधिया से। ठीक है, उसके बाद मंडासूर में। ठीक है, होलकर से। ठीक, इस तरीके से क्या होता है कि अब अलग अलग ट्रीटीज़ में इनको और ज़्यादा ट्रीटीज़ में बांध दिया गया, मतलब बाइंड कर दिया गया। अब आप जो है फिर से अपना कॉन्फेडरेसी लाने की तो सोचिएगा ही मत। ठीक है, आपके पास इतनी सारी ट्रीटीज़ में इतने करे नियम्स हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, 1818 में
जून की बात है, पेशवा जो है फाइनली सरेंडर कर देता है पूरा मराठा कॉन्फेडरेसी को और डिसॉल्व हो जाता है। पूरा का पूरा पद होता है ना पेशवा का, वो पेशवा पद ही खत्म हो जाता है जून में 1818 में। ठीक है, पेशवाशिप एबॉलिश हो जाता है, पेशवा बाजीराव जो है ब्रिटिश के अधीन हो जाती है। ठीक है, प्रताप सिंह को क्या किया जाता है कि सतारा में एक छोटा सा प्रिंसिपैलिटी दे दिया जाता है, जो शिवाजी के वंशज होते हैं उनको दे दिया जाता है कि आप यहाँ पर रूल कीजिए। ये इसलिए किया जाता है कि उनकी जो है ना मराठास की जो है ईगो जो है उतनी हर्ट ना हो। मतलब इंग्लिश ऐसे ही करते हैं, इंग्लिश क्या करते हैं, छोटे से पार्ट में किसी को राजा बना दिया गया, मान लीजिए वही बंगाल याद कर लीजिए पपेट नवाब की तरह, आप वहाँ पे रहिए, रूल करिए। ठीक है, कि आपको ये भी सेटिस्फैक्शन रहे कि आप वहाँ के राजा हैं, बट एक्चुअली में तो आप पपेट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मराठा अंपायर खत्म हो गया। ठीक है, अब ऑब्वियसली पेशवा का पद भी खत्म हो गया। ठीक है, पेशवा का पद भी खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ खत्म हो जाता है। अब हम समझेंगे कि आखिर क्या रीज़न रहा कि पूरा का पूरा पेशवा और मराठा कॉन्फेडरेसी, इतना बड़ा मराठा जो लाहौर तक, पुणे से लेकर लाहौर तक फैला था, जो कहीं ना कहीं कहा जाता था कि मुगल के बाद जो सबसे बड़ा कोई ताकतवर जो कॉन्फेडरेसी या फिर कह सकते हैं रूलर्स जो उभर के आए वो मराठास थे, वो जो है इतने एकदम डिक्लाइन हो गए। ठीक है, ख़त्म हो गए। तो बात करते हैं सबसे पहले इनेप्ट, अब काउजेस की बात करते हैं, क्या क्या काउजेस रहे इनके ख़त्म होने की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इनेप्ट लीडरशिप। इनेप्ट लीडरशिप की बात करें तो बाजीराव सेकेंड, दौलतराव सिंधिया, जशवंत राव होलकर्स, ये सब जो थे ना सेल्फिश लीडर्स थे। अब हम जरूर ऐसा कुछ कह रहे हैं रीज़न, अब तो ऑब्वियसली आपने भी देखा ही कि ये लोग जो लीडर्स थे, ये ऐसा नहीं था कि मुगल की तरह पूरे के पूरे अंपायर को, पूरा कॉन्फेडरेसी को चलाने की बात थी। ये अपने अपने एरियाज़ को ही बस चाह रहे थे कि मेरा एरिया सिक्योर हो जाए, वही वाला हाल जो बस अपने अपने एरिया को सिक्योर कर रहे थे, और इसी का फ़ायदा उठाते थे इंग्लिश। ठीक है, ये लोग, लेकिन इंग्लिश में क्या था कि वो लोग जो है पूरा का पूरा पारामाउंसी मानते थे, जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वही, वहाँ से जो ऑर्डर आएगा ब्रिटेन से वही सब कुछ है, अपने मन से ये नहीं कि अपने एरिया को बस सिक्योर करना, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। दूसरी चीज़ क्या थी, डिफेक्टिव नेचर ऑफ मराठा स्टेट। ठीक है, डिफेक्टिव नेचर तो क्या देखिए, शिवाजी के टाइम से ही क्या था कि कम्युनल इम्प्रूवमेंट नाम की कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। ठीक है, एजुकेशन वगैरह कुछ खास स्प्रेड नहीं होता है, सिर्फ रिलीजियस मूवमेंट्स की बात होती है। रिलीजियस मूवमेंट जो होते हैं उसी के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पर मराठास डेवलप करते हैं। ठीक है, मराठास जो है रिलीजियस मूवमेंट्स में ही डेवलप करते हैं, सारी कुछ जो होती है रीजन के आसपास ही घूमती है मराठास में। ठीक है, तीसरी चीज़ की बात करेंगे हम लोग कि लूज पॉलिटिकल सेटअप। ठीक है, मराठास का जो अंपायर था उसमें कॉन्फेडरेसी ज़रूर थी, लेकिन ये जितने भी इनके चीफ्स थे ना, वो आपस में ये जो थे ना कि सिर्फ लिप पेड सर्विस करते थे। जैसे कि होलकर्स ही हो गए या फिर सिंधिया हो गए, ये लोग जो है ना पेशवा को लिप पेड सर्विस ज़्यादा करते थे, और अपने एरिया को ना पूरा का पूरा अपना एरिया सेमी इंडिपेंडेंट मानते थे। मान के चलिए सेमी इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट ही। ठीक है, एक तरीके से तो उनको इंडिपेंडेंट ही रख दिया गया था कि अपने एरिया में जाइए, अपने एरिया में रूल करिए, और जो भी आप अपना चौथ और स्वदेशमुखी जो भी है अपना कलेक्ट करते हैं टैक्स, उस टैक्स को कलेक्ट कीजिए और अपना रूल करिए। सिर्फ आपकी जवाबदेही रहेगी पेशवा को कि आप रिपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये रीज़न था। दूसरी चीज़ क्या थी कि अब बात करते हैं इन्फीरियर मिलिट्री सिस्टम की। ठीक है, मिलिट्री सिस्टम के बारे में आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मिलिट्री सिस्टम ब्रिटिश की बहुत बेहतरीन थी। ठीक है, उनका जो सिस्टम था बहुत ही अच्छा था, मॉडर्न वेपन्स थे उनके पास, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थे वो। ठीक है, अब आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सूरत की ही बात करें अगर हम, रघुनाथ राव जब गए थे पहला ट्रीटी ऑफ सूरत करने के लिए ब्रिटिश से, तो वो जब गए थे तो उन्होंने भी क्या मांगा था उनसे, मिलिट्री ही मांगा था कि उनको आर्मी दे दीजिए, 2500 आर्मी मिले चाहे जो भी मिले, 2500 आर्मी मिला था। अब बसीन में जो है ट्रीटी ऑफ बसीन जो है उसमें भी वो मिलिट्री ही मांगने गए, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मिलिट्री किस क्वालिटी की होगी कि बस जाकर मिलिट्री मांग लिया और जीत गए। ठीक है, ना कोई
क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी, और ना ही तोप और ना गोले, कुछ भी नहीं, सीधा मिलिट्री दे दीजिए मुझे। मतलब मिलिट्रीज उनके इतने डिसिप्लिन्ड होते थे कि अगर बस मिलिट्री इनको मिल जाए तो वो आर्मीज बस मिल जाए बस ये जीत जाते थे। ठीक है, मतलब इतने बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती थी। फिर बात करते हैं अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की। अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की जहाँ बात करते हैं तो इनके पास ना तो कोई इंडस्ट्रीज़ थी, ना ही कोई फॉरेन ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता था। ये क्या करते हैं, इनकी इकोनॉमी स्वदेश क्या बोलते हैं चौथ और स्वदेश मुखी से ही चलती थी। ठीक है, इन्हीं चीज़ों से ही इनका पूरा का पूरा चलता था। ठीक है, अब बात ये है कि इनका जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है, इनका जो इकोनॉमिक है वो भी तो कुछ खास डेवलप नहीं था। ठीक है, तो इनके पास पैसे की भी उतनी ज़्यादा मतलब भरपूर पैसा नहीं होता, कमी ही होती थी। फिर सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो इंग्लिश ऑब्वियसली डिप्लोमेट बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे। उनके पास उनकी डिप्लोमेसी जितने बहुत अच्छे तरीके की थी। ठीक है, उनकी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी थी। यही वजह था कि उनकी डिप्लोमेसी की वजह से क्या था कि बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी एनर्जीज को, अपने आदमी को हर जगह फिट करके रखते थे और सब जगह की खबर रखते थे, कहाँ क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों की डिप्लोमेटिक स्किल उनके पास बहुत अच्छी थी। लेकिन मराठास में था इग्नोर करते थे अपने आर्मीज को, अपने एनिमीज को। ठीक है, आपको पता होगा ऑलरेडी जब भी लाहौर तक पहुंचे थे तो इन्होंने देखा कि मुगल जो है ना डिक्लाइन हो रहे हैं, तो हम तो बस जीत ही जाएंगे। इन्होंने इस बात को इग्नोर किया। इन्होंने अली क्या बोलते हैं अहमद शाह अब्दाली पर तो फोकस किया क्योंकि वो अटैक कर रहे थे, लेकिन इंग्लिश को इन्होंने इग्नोर किया। उन्होंने सोचा कि इंग्लिश तो छोटे मोटे ऐसे ही हैं, तो मेरा बाद में क्या बिगाड़ेंगे। इन्होंने मतलब डिप्लोमेटिक स्किल इनकी उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक। इंग्लिश जो है हर चीज़ को क्या करते साइंटिफिक तरीके से देखने की कोशिश करते थे, साइंटिफिक इन्वेंशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन मराठास जो है अपने ट्रेडिशन को मेंटेन करने में, सोशल हायरार्की को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा अपना इन्वेस्ट करते थे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये सारे काउजेस थे जिससे मराठास जो है डिक्लाइन कर जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश जो है मराठास बेसिकली क्या थे कि डिवाइडेड हाउस थे और इंग्लिश ने डिवाइडेड हाउस के ऊपर ही अटैक किया था, जो कि थोड़े से पुश के कारण ही क्रम्बल कर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं मराठास में बहुत सारी कमियां थी जिसका फ़ायदा इंग्लिश ने उठाया, और इंग्लिश उठा करके क्या करते हैं कि इंग्लिश जो है इन पे पूरा का पूरा सब्सिडरी अलायंस ला देते हैं और मराठास जो है डिक्लाइन कर जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। तो इस तरीके से मराठास का खात्मा हो जाता है। मराठास जो है छोटे से जगह में बस सतारा में सिमट के रह जाते हैं, बाकी सब जगह तो वो उनके इंग्लिश के गुलाम हो जाते हैं। ठीक है, सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब